हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा एक टेप की है। एक इंटरनेशनल रेडियो प्रोग्राम में साइमन नाम के शख्स ने प्रधानमंत्री की मां के बारे में सबसे खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे पूरा देश गुस्से में है। अगर आप ट्विटर के ट्रेंड्स को देखेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे सारे ट्रेंड्स में इसी की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हेट स्पीच दी जा रही है उसका रिमोट किसके पास है? मोदी के खिलाफ भावनाएं भड़काने का खेल कौन सा नेता खेल रहा है? इस पूरी पॉलिटिकल स्टोरी की हमने बहुत गहराई में तहकीकात की, सारे सूत्र मिल गए और सूत्रधार भी मिल गए। ध्यान लगाकर इस रिपोर्ट को देखिए और सारी बातें साफ हो जाएंगी। हेडलाइन का हिंदी अनुवाद समझिए। मोदी और उनकी बुजुर्ग मां के लिए अब शब्द कहे गए, मगर अभी तक माफी नहीं मांगी गई। वो ऑडियो टेप जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, जो भी इसमें कही गई बातें सुन रहा है वो सत्य में है। मोदी और उनकी मां के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिसे आप सोच भी नहीं सकते। What would it take? Just before I end that moment, I just want to say, Modi. Okay, let's just hang on. Take a second here, Simon. What would it take? Just before I end that moment, I just want to say, Modi. Okay, let's just hang on. Take a second here. पश्चिमी मीडिया भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए बदनाम है, मगर अब वो एक कदम आगे निकल गया। बीबीसी रेडियो स्टेशन पर किसान आंदोलन के नाम पर 2-2 घंटे लंबी डिबेट हुई। कॉलर्स को इनवाइट किया गया और लाइव ऑन एयर मोदी और उनकी मां के लिए अब शब्द कहे गए, शब्द भी ऐसे जिसे बिना सेंसर किए सुना ही नहीं जा सकता। Simon, what would it take? Just before I end that moment, I just want to say, Modi. Okay, let's just hang on. Take a second here. हाल फिलहाल में बीबीसी जैसे पश्चिमी मीडिया के मंचों पर मोदी को गाली देने वाले प्रोग्राम्स एक बार नहीं हुए। भारत को बदनाम करने वाले लेख एक बार नहीं छपे, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी तस्वीरों के साथ भड़काऊ और कैची हेडलाइंस बनाकर, कभी कोरोना वायरस की मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ एजेंडा चलाकर। यह सब कुछ नॉन स्टॉप जारी है। मगर इस बार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनल के शो पर पीएम मोदी को इस तरह की गाली देना और उनकी मां के लिए अश्लील भाषा का प्रयोग होना सारी सीमाओं को लांघ गया है। तो क्या मोदी को गाली देने वाले लोगों को जानबूझकर इस तरह के मंच दिए जाते हैं और उन्हें यह टॉनिक मिलता कहां से है? ये समझने के लिए आपको देश के भीतर झांकना होगा। कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर हर रोज कुछ ऐसा लिखा होता है जिसमें मोदी से नफरत का नैरेटिव सेट किया जाता है। विदेश में बैठे एलिमेंट्स मोदी और उनकी मां के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करके निकल जाते हैं और भारत में कांग्रेस पार्टी का हर नेता प्रधानमंत्री पर नॉन स्टॉप निजी अटैक करता है। राहुल की टाइमलाइन पर कॉवर्ट शब्द हर रोज दिखता है और जब इससे मन नहीं भरता तो इन दिनों मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघते हुए कांग्रेस के नेता मोदी की दाढ़ी को भी नहीं बख्श रहे। सच्चाई तो यही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को जितनी गालियां सुननी पड़ी हैं, उतनी किसी और नेता को पिछले 50-60 साल में नहीं सुननी पड़ी। मोदी ने इसका जिक्र 1 या 2 बार नहीं, कई बार किया है, खुद कहा है। अब आपको एक एक करके मोदी की बातें सुनाते हैं। मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है। अब जो शब्द मैं आपको गिनाने जा रहा हूं वो भी सब नहीं, थोड़े बहुत सैंपल। अब जो शब्द मैं गिनाने जा रहा हूं ये सारे, ये चाय वाला प्रधानमंत्री बना उसके बाद बोले गए हैं। मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी
चलते ही रहते हैं। इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे, ये नहीं मालूम। मेरे दादा कौन थे, ये नहीं मालूम। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूरताना सा, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी। ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत अच्छे संस्कार हैं कांग्रेस और उनके नेताओं के। 2019 में मोदी ने गालियों की पूरी लिस्ट निकाली थी। उन्हें क्या क्या कहा गया, पूरे देश को बताया था। साल 2018 में भी यही हाल था। मोदी को 3 साल पहले भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने 2 मौकों पर इसका जिक्र भी किया था। और मेरे विरोधियों को मैं कहता हूं, अभी भी समझो 2001 से लेकर के जब से मैं राजनीति में आया हूं, उसके पहले तो मैं संगठन में काम करता था, राजनीति में नहीं था। 2001 से आया हूं और आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की। डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया हो। आपके एडवाइजर से पूछ लीजिए, आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। कांग्रेस के नेता कोई मेरी मां को गाली दे, कोई मेरी जाति को लेकर के सवाल पूछे, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। ये बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाला तो नामदार ही होता है। ऐसा कांग्रेस को सब मालूम है किसके कहने पर होता है। मोदी के पॉलिटिकल राइवल्स की उन्हें गाली देने वाली टेंडेंसी 2018 में भी थी, 2019 में भी थी, 2020 में भी थी। हर साल गालियों वाली डिक्शनरी में नए शब्द जुड़ते चले गए और ये सिलसिला 2021 में भी नॉन स्टॉप जारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता देश में उल्टी पुल्टी बात फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वही मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठकर अमेरिका तक वेबिनार करते हैं। मोदी को घेरने के लिए लोकतंत्र खतरे में है और देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं का डायलॉग मारते हैं। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि मोदी को गाली देने वाले आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। राहुल से लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके हर नेता की टाइमलाइन पर हर रोज नए नए शब्द इजाद किए जाते हैं। मोदी पर तरह तरह के अटैक किए जाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत कुछ फैलाया जाता है और ये सिलसिला बेरोक टोक जारी है। मगर अब राहुल अपने इमरजेंसी वाले बयान पर घिर गए हैं और बीजेपी ने उन्हें 1975 की याद दिलाते हुए फ्लैशबैक में झांकने को कहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आज़ादी खत्म की।
इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, ये कहना हास्यास्पद है। ऐसा है, कांग्रेस अब ट्वीट करने वाली ही पार्टी रह गई है, तो उसका क्या जवाब? अब आपने क्या सोचा है कि मोदी को गाली देने वाली सोच की असली वजह क्या है? मोदी पर पहले गाली से हमला और फिर बदला लेने के लिए कितने चैप्टर्स पर काम चल रहा है और क्यों चल रहा है? इसका जवाब आपको इन सुर्खियों में मिलेगा। जो बात मोदी विरोधी नहीं कह सकते, वो अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर छप रही है। जिस कोरोना ने दुनिया को तबाह कर दिया, उसके खिलाफ भारत ने जीत कैसे हासिल की, इस पर हैशटैग चल रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया मोदी से मदद मांग रही है। ब्रिटेन को मेड इन इंडिया वैक्सीन चाहिए। जो स्वदेशी वैक्सीन मोदी ने लगवाई, अब उसी वैक्सीन पर फ्रांस की भी नजर है। मोदी के जिन पॉलिटिकल दुश्मनों ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर तरह तरह के अफवाह फैलाए, उसे खतरनाक बताया, अब उसी मेड इन इंडिया वैक्सीन के 3rd फेज का डेटा जारी हो चुका है। कोवैक्सीन 81% प्रभावी है, हेडलाइंस छप चुकी है। भारत हर मोर्चे पर कामयाब हो रहा है। मोदी की लीडरशिप पर लोगों को भरोसा है। लोग मोदी को देखना और सुनना चाहते हैं, और यह बात मोदी विरोधियों को क्यों नहीं पसंद आ रही, यह समझने के लिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। END कोरोना वायरस नाम की वेबसाइट पर एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने डिटेल में समझाया है कि मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे कोरोना से हिंदुस्तान की जान बचाई। पूरी दुनिया इस पहेली में उलझी हुई है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में किस तरह से कोरोना संक्रमण और वायरस से होने वाली मृत्यु दर को काबू में कर रखा है। प्रतिदिन 90,000 केस से सिर्फ 10,000 केस तक भारत कैसे पहुंचा, कुछ एक्सपर्ट्स इसे रहस्यमयी बता रहे हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिक यानीर बार येम ने इसका क्रेडिट मोदी सरकार को दिया है, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। देश को 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का फैसला सही था। अप्रैल 2020 में स्थानीय लेवल पर लॉकडाउन लगाने को सरकार का सबसे प्रभावी कदम बताया गया। ट्रैवल पर प्रतिबंध लगाना मोदी सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम था। चौथा महत्वपूर्ण कदम कोरोना वायरस संक्रमितों को आइसोलेट करना और उनके कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करना था। लंबे समय के लिए सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला सही था। भारत ने मास्क और PPE किट का भरपूर मात्रा में उत्पादन करके अपनी जरूरतें पूरी की। भारत ने थोड़े समय के भीतर 2300 लैब विकसित कर लिए। इसका भी फायदा मिला। जागरूकता के लिए मोबाइल कॉलर ट्यून के साथ मास्क ना पहनने पर भारी जुर्माना लगाना भी कारगर रहा। घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की तरफ से मिले सहयोग से भी बचाव हुआ। ये बातें मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं कही हैं। ये प्रेजेंटेशन दिया है एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने। मोदी के हर फैसले ने कैसे कोरोना से जान बचाई, ये उसका सैंपल है। मोदी ने बुधवार को इसी का जिक्र किया। आत्मनिर्भर भारत को कामयाब बनाने के लिए आत्मविश्वास का मंत्र दिया। कोरोना की वजह से अगर रफ्तार कुछ धीमी भी पड़ी थी, तो अब उसके प्रभाव से निकलकर हमें जरा गति बढ़ानी भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। जाहिर है, जब मोदी अच्छा काम करेंगे तो यह बात उनके विरोधियों को कैसे पचेगी। आप राहुल का टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए। पिछले 1 साल में उन्होंने कैसे कोरोना के मुद्दे पर मोदी को घेरा, सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी भाषा में कहें तो जब भारत को बदनाम करने की सुपारी देश के भीतर मौजूद लोगों ने ही उठा ली हो, तो फिर क्या किया जा सकता है। मगर तरह तरह की टिप्पणी सुनने के बाद भी मोदी मिशन मोड में काम पर लगे हुए हैं। भारत किस पोजीशन पर कहां खड़ा है, सबकी डिटेल दे रहे हैं। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है।
इन सारे कार्यों के बारे में बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकार के विजन, सरकार के अप्रोच को दिखाता है। 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। इस बीच एक लेटेस्ट अपडेट यह भी है कि जिस मेड इन इंडिया वैक्सीन के बहाने मोदी विरोधियों ने पॉलिटिक्स की, अब उसके अच्छे नतीजे आने लगे हैं। भारत बायोटेक ने थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के साथ यह साबित हो गया कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है और यह वैक्सीन तेजी से सामने आ रहे कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन के पहली डोज के तीसरे हफ्ते में शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन रहे हैं और 35 दिन तक एंटीबॉडी में लगातार इजाफा होता हुआ देखा गया। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए मोदी ने पूरी प्लानिंग की थी और रिजल्ट देश के सामने है। अब मोदी का अगला टारगेट लोकल को ग्लोबल बनाना है, ऐलान हो चुका है। साथियों, भारत के फार्मा और वैक्सीन से जुड़े रिसर्चर्स ने भारत को सुरक्षा और सम्मान दोनों दिलाया है। अपने इस सामर्थ्य को और सशक्त करने के लिए सरकार पहले ही 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर चुकी है। इस सेक्टर में R&D को लेकर प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्री की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस भूमिका का आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा विस्तार होगा। एक और बात जिस पर हमें फोकस करना है वो है ग्लोबल को लोकल के साथ इंटीग्रेट कैसे करें। आज भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। इसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए स्किल सेट्स की मैपिंग हो और उसके आधार पर देश में युवाओं को तैयार किया जाए। बहरहाल तमाम आंकड़ों, तमाम हेडलाइंस, तमाम सुर्खियों से तो एक बात साफ है, देश और दुनिया को मोदी पर भरोसा है और मोदी के राजनीतिक विरोधियों को इसी बात से समस्या है। आज जब अमेरिकी वैज्ञानिक मोदी की तारीफ कर रहा है, जब मेड इन इंडिया वैक्सीन के थर्ड फेज का रिजल्ट आ चुका है, तो एंटी मोदी ब्रिगेड की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे नेता गायब हैं। शायद वो मोदी के लिए कोई नई भाषा ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी गालियों की परवाह किए बगैर डटे हुए हैं। राहुल गांधी का जो नया टेप आया है उसमें राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर और मुसलमानों को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। 5 राज्यों में चुनाव से पहले ये नई कंट्रोवर्सी राहुल की पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसकी वजह है कांग्रेस ने जो साथी चुने हैं। अगर 3 राज्यों के महागठबंधन को देखें तो असम में कांग्रेस के साथ अजमल हैं, केरल में मुस्लिम लीग है और बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। क्या कांग्रेस भी कम्युनल पॉलिटिक्स करने लगी है? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का भाई आधी रात के बाद कोलकाता के अलीमुद्दीन से निकलता है। कैमरे से बचते बचाते, सवालों से पीछा छुड़ाते वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप इस शख्स को नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले हम इसका तारुफ करवा देते हैं। नाम पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पार्टी ISF, पद चेयरमैन। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अगर कैमरे के आगे का फेस है तो नौशाद सिद्दीकी पीछे का दिमाग है। नौशाद की कुछ पुरानी तस्वीरें देख लीजिए। हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के साथ गलबहियां करके चल रहा यही व्यक्ति नौशाद सिद्दीकी है। नौशाद ही ओवैसी के साथ अलायंस की बातें कर रहा था और अब वही कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का समझौता कर रहा है। साउथ और नॉर्थ बंगाल के 2 पार्ट करके हम लोग बात किया है। साउथ बंगाल में हम लोग पूरा 2 सीट छोड़ के मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। कांग्रेस को 20 से 23 सीट मांग रहे थे। साउथ बंगाल में वो लोग अभी शायद 10 के अंदर हम लोग छोड़ देगा हम लोग को। अच्छा, नॉर्थ बंगाल में कितने सीट्स के लिए अब अभी अटके हुए हैं? 6 सीट के लिए अभी बैठ के हैं।
कोलकाता के अलीमुद्दीन में सीपीआईएम का ऑफिस है, जहां बंगाल को 2 पार्ट में बांट के सीटें बांटी जा रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस कहती है कि उसका अलायंस लेफ्ट के साथ है और पीरजादा के लिए लेफ्ट ने अपनी सीटें छोड़ी हैं। कोलकाता में कांग्रेस के नेता आधी रात तक पीरजादा के भाई के साथ मीटिंग करते हैं। बंगाल में कांग्रेस के नए अलायंस पार्टनर का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट है, लेकिन इसके नाम पर मत जाइए। अब्बास सिद्दीकी हार्डलाइनर मुस्लिम मौलाना है जो भारत के 10, 20, 50 करोड़ लोगों के मरने की दुआ मांगता है। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इसे पुराना वीडियो बताता है। अब वो नई पार्टी और नया अलायंस बनाकर सियासत के सुर्ख ख्वाब देख रहा है, लेकिन पीरजादा की आइडियोलॉजी वही पुरानी है। যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে, আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। বাংলা বীর পুরুষ দিয়ে ব্রিটিশের মতো কালো হাতকে ভেঙে চুরমার করেছে। এই বাংলা থেকে আজকে আমাদের শপথ নিতে হবে, বিজেপি মূলক কালো হাতটাকে আমাদের ভেঙে দেশ থেকে নিখোঁজ করে দিতে হবে। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बड़ा भाई पीरजादा नौशाद सिद्दीकी अब्बास से भी 2 कदम आगे है। वो खुलकर मानता है कि पहले उसने बम चलाए हैं, गोलियां चलाई हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। আমাদেরকে দিয়ে ভোট দখল করিয়েছে, আমাদেরকে দিয়ে বোম মারিয়েছে, আমাদেরকে দিয়ে গুলি চালিয়েছে আমার ভাইয়ের কানে, সেই থেকেই সাপোর্ট করব না। আগামী দিনে আমরা বোম গুলি বন্দুক ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের পরের প্রজন্মকে পেন খাতা বই হাতে ধরাবো, এটা আপনাদের উপর আমি ছেড়ে গেলাম। गांधी और नेहरू के सेकुलर विचारों की बात करने वाली कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में किससे हाथ मिलाया है, यह तो क्लियर हो गया है। कांग्रेस के अंदर भी विरोध की चिंगारी उठी है, जिसके लिए सोनिया गांधी फैमिली बीजेपी की तरफ उंगली उठाती दिखती है। अधीर रंजन चौधरी स्टेज पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन आनंद शर्मा को जवाब देते वक्त इसे जायज ठहराने के लिए वो सारे घोड़े खोल देते हैं। प्रियंका गांधी असम में चुनाव प्रचार करने जाती हैं, तो पीआर वाले वीडियो बनवाती हैं। कांग्रेस इन्हीं वीडियो को ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट कराती है, लेकिन अलायंस पार्टनर के बारे में वो बाकी देश को ज्यादा कुछ नहीं बताती। असम में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने 5 पार्टियों के साथ अलायंस करके महाजोट बनाया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी CPIML और आंचलिक गण मोर्चा यानी AGM। असम में रहने वाले बिहारी वोटरों को लुभाने के लिए इस महाजोत में RJD के तेजस्वी यादव की भी एंट्री होने वाली है। असम में कांग्रेस अलायंस चलाने वाले सबसे बड़े नेता हैं AIUDF के बदरुद्दीन अजमल। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर हम दो हमारे दो का नारा लगाते हैं। असम में कांग्रेस के पार्टनर बदरुद्दीन अजमल कुछ और ही नारा लगाते हैं। गवर्नमेंटों ने बहुत बड़े प्रोग्राम कर लिए, बच्चे रोको, छोटा फैमिली करो। अफसोस की बात है कि बीजेपी सरकार जो नागपुर के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है, समझेगे नहीं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको 1 पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ। हमारे मुस्लिम लोग के लिए हम तो कह रहे हैं भाई जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, लेकिन इसमें इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जरा भी सम्मान नहीं।
उनकी पूरी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी के विरोध पर चलती है। मोदी जब 3 तलाक बिल लेकर आए तो बदरुद्दीन अजमल ने हलाला को मुस्लिम महिलाओं के लिए बढ़िया ऑप्शन बताया। उसके बाद अभी आजकल एक मसला चला हलाला का, बहुत उसको बुरे तरीके से लेते हैं कि जब तक कि वो दूसरे मर्द के पास न जाए, और न इस्लाम ने तलाक को रोकने के लिए कहा। एक मर्द के मर्दानगी कुछ चैलेंज है कि तुम अपनी बीवी को नहीं रख सके और तुमने इस्लाम के कानून को जो है दुरुपयोग किया, मजाक किया, इसकी वजह से तुमको सजा दी जाती है। एक अच्छी खासी औरत थी, तुम भी अच्छे खासे मर्द थे, दोनों में चल रहा, जिंदगी में होता है ऐसा मीठा तीखा तो जिंदगी में चलता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उठ के तलाक दे दो। आपने आज तलाक दिया, कल आपको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मुझे अपनी बीवी को बुला लेना चाहिए, तो उसको पहले से मालूम होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर मैंने तलाक दे दिया तो मेरी बीवी को दूसरे इंसान के साथ। इससे बड़ा एक इंसान के मर्द के लिए, मर्दानगी के लिए इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। बदरुद्दीन अजमल के कहने पर ही कांग्रेस ने असम में चुनाव जीतने पर सीएए कानून हटाने का वादा किया है। जिस सीएए कानून को संसद ने पास किया, प्रियंका गांधी उस पर गुवाहाटी में ताला लगाने की प्रॉमिस कराई है। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहां पे लागू नहीं हो पाएगा। बहन प्रियंका असम में पिक्चर परफेक्ट करने की कोशिश में है, तो भाई राहुल गांधी केरल में कैंप कर रहे हैं। अलायंस पार्टनर के मामले में केरल कांग्रेस के लिए बंगाल और असम से जरा भी अलग नहीं है। केरल में कांग्रेस के सबसे बड़े पार्टनर का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। पार्टी का नाम ही यह बताने के लिए काफी है कि वो कितनी कम्युनल है। कांग्रेस को जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई अलायंस करना होता है तो वो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए नारे लगाती है। कांग्रेस के लिए सेकुलरिज्म क्या है, यह उसके 3 अलायंस पार्टनर को देखकर पता चल जाता है। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का आईएसएफ, असम में बदरुद्दीन अजमल का एआईयूडीएफ और केरल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा नौशाद सिद्दीकी और बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस को सेकुलर लगते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस को कम्युनल पार्टी नहीं लगती। सेकुलर होने के नाम पर कम्युनल पार्टियों से अलायंस करने वाले राहुल गांधी ने कम्युनल होने का नया स्टैंडर्ड बनाया है। The RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question. Right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy. राहुल गांधी अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होते हैं तो आरएसएस और बीजेपी पर कम्युनल होने का टैग लगाते हैं। राहुल के पॉलिटिकल पार्टनर इंडिया में इसी लाइन पर ढोल बजाते हैं। वही कांग्रेस पार्टी है, वही राहुल गांधी है, यही सोनिया गांधी है जो हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करना चाहते हैं। इनको कभी सुना है कि पीएफआई को आतंकवादी कहते हैं? कभी सुना है कि फुरपुरा शरीफ के जो मौलाना आए हैं, जो 50 करोड़ लोगों की मृत्यु चाहते थे, जिनकी आईएसएफ पार्टी है, जिनके साथ गठबंधन हो रही है, उनको आतंकवादी कहा? कभी सुना कि पीएफआई के एसडीपीआई, जिनके साथ कर्नाटक में इनकी गठबंधन थी, उसको आतंकवादी कहा? कभी सुना आपने कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि केरल में है, और जमाते इस्लामी का फ्रंट है, जिनके साथ इनका गठबंधन है, उसको आतंकवादी कहा हो? नहीं कहेंगे, क्योंकि बंद कमरे में राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। इनको तो हर हिंदू आतंकवादी नजर आता है। ये तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। अफजल गुरु के लिए तो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो इनसे आप सोच रहे हैं ये तो मंदिर के खिलाफ वाली पार्टी है, ये क्यों आरएसएस और हिंदुओं के लिए अच्छा कहेंगे? इनसे अपेक्षा करना उचित नहीं। राहुल गांधी ये कभी नहीं बताते कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन आंध्र प्रदेश में पूरे 14 साल तक कांग्रेस की अलायंस पार्टनर रही है।
सीट शेयरिंग में विवाद होने पर अलायंस 2012 में टूटा था और ये तो सभी जानते हैं कि भड़काऊ भाईजान की पॉलिटिक्स क्या है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट आई, इस पर पूरा डिटेल बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।